चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम नागरिकता के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, हमसे आप लोग ज़रूर गुस्सा होंगे क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद पॉलिटी का वीडियो आप लोगों को लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, गुस्सा नहीं कीजिए क्योंकि हम लोग के ऊपर भी बहुत सारा कामों का प्रेशर रहता है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम डेली बाई डेली देते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? नागरिकता। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। चलिए, नागरिकता। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ना इसको बहुत बढ़िया से ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। नागरिकता से संबंधित कोई क्वेश्चन आप लोगों को जो है छूटेगा नहीं। यहाँ तक कि जितना आप नागरिकता पढ़े होंगे और भी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, हमको पूरा विश्वास है। आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, ज़रूर उससे कुछ इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज़ जो है जो आपको नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं नागरिकता के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में आपको भी पता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान का जो तैयार किया गया वह 60 देशों के संविधान को पढ़ करके तो भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान रखे गए हैं, जो नियम उसमें बनाए गए हैं, जो अनुच्छेद में जो नियम कानून रखे गए हैं कि कौन सा अनुच्छेद में कौन सा नियम क्या कहता है, लगभग 85% जो प्रावधान है वो विदेशी संविधान से लिया गया है। और अपना जो 15% है जो अपने देसी है। तो समझ सकते हैं कि जो अपना संविधान है वो 85% विदेशी है, अब 15% क्या है तो आपका देसी है। ठीक है, तो इसी में आपको जब संविधान बनाया गया, इसमें कुल कितने भाग डाला गया, कुल कितने भाग, तो भागों की संख्या था 22। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और इसमें अनुच्छेद कितने थे? ठीक है, अनुच्छेद 395। ठीक है, आज भी 395 है, लेकिन वर्तमान में कुछ जो है, जैसे मान लीजिए कि 21 अनुच्छेद 21 है, अब 21 का क बन गया है। इसी तरह जो है ना जोड़ करके लगभग अभी 450 तक अनुच्छेद पहुंच चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितना हो गई है, तब 450 प्लस कहिएगा। और कुल भागों की संख्या कितना हो गई है, तो 25 भाग हो गया है। ठीक है, लेकिन केवल पूछेगा कि अभी भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो 22 ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, और इसमें अनुसूची की संख्या कितना डाला गया इस संविधान में? अनुसूची जो था, एक मिनट, अनुसूची मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में कितना है तो 12 है। अनुसूची आप लोगों को हम बता दिए हैं, 12वीं अनुसूची जो है आपको डिटेल में हम बताए हुए हैं। तो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर किसी चैनल पे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो समझ में आ गया। ये तो मेरा एक जो है ना ये बेसिक है, इसको बताए हैं बस कि हाँ भाग कितना है, अनुच्छेद कितना, अनुसूची कितना है। अब ये 22 जो भाग है, 22 भाग में से एक भाग 2 है, 2 नंबर भाग जो नागरिकता के बारे में बताता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मेन टॉपिक, जिसका नाम है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। नागरिकता। अब देखिए, सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किसने किया? वर्णन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था नागरिकता का? नागरिकता का वर्णन कौन किया है? तो वह है अरस्तु साहब। कौन है? अरस्तु साहब है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नागरिकता का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो अरस्तु साहब। अब देखिए, नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 आपको बताए हैं कि भाग कितने हैं, तो 22 भाग है। देखिए, वर्तमान में कहेगा तो 25 है। उस भाग में से 22 भाग में से 2 नंबर जो भाग है, इसमें हमको नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। अब देखिए, भाग 2 जो है, यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? भाग 2, तो इसमें जो है ना भाग 2 में अनुच्छेद या आर्टिकल कह सकते हैं, अनुच्छेद जो है आपका 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद किस में आता है? तो भाग 2 में आता है। ठीक है, अब देखिए, यह नागरिकता जो है, नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? आपको बताएं कि 85% जो है ना प्रावधान विदेशी है हमारे संविधान के अंदर, और 15% केवल क्या है? तो देसी है। अब बताइए, यह नागरिकता शब्द जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है?
तो यहाँ पे केवल कहाँ लिख देते हैं ताकि आप समझ जाइएगा, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया। क्या, तो नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में जो है कैसी नागरिकता है, कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। इसको आप याद रखिएगा। भारत कहीं एक भाग हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, ठीक है। भाग क्या, भारत कहीं एक राज्य हुआ करता था, ठीक है, हुआ करता था, लेकिन आज वो राज नहीं है, आज वो क्या है, तो यूनियन टेरिटरी है। तो जब जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, ठीक है, अपना वहाँ पे झंडा था, अपना वहाँ पे राष्ट्रगान था, सब चीज़ वहाँ पे जो है ना अपना था। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग के पास भारत का भी नागरिकता थी और जम्मू कश्मीर का खुद का भी नागरिकता थी। तब बताइए, जम्मू कश्मीर के पास कैसा नागरिकता हो गया, तो दो जगह का नागरिकता हो गया, भारत का अलग नागरिकता हो गया और जम्मू कश्मीर का अलग नागरिकता हो गया। तो कह सकते हैं कि दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। जम्मू कश्मीर की नागरिकता कैसी थी, दोहरी। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा जब समाप्त कर दिया गया, राज्य का दर्जा जब समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और 370 धारा जो है वहाँ से हटाया गया, तो दोहरी नागरिकता से अब क्या हो गया, वहाँ भी एकल नागरिकता, ठीक है, सब चीज़ समाप्त कर दिया गया वहाँ पे। दोहरी नागरिकता जो था उसका प्रावधान ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे अपना संविधान जो था वो सब ख़त्म कर दिया, वहाँ पे जो झंडा फहराता था लोग अपना, वो सब ख़त्म कर दिया। अब सब पूरे देश में जो है कैसी नागरिकता है, तो पूरे देश में जो है तो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता, तो एकल नागरिकता। लेकिन आपका जम्मू कश्मीर में पहले कितना था, 2019 से पहले तो दोहरी नागरिकता था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए, दोहरी नागरिकता अभी किस देश में है, तो देखिए अमेरिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है, इस सब देशों में कैसी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता है। इस सब देशों में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब पूरे देश में, अब जैसे आप हैं कहाँ के, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश से कहिए कि मेरा उत्तर प्रदेश का अलग नागरिकता है, भारत का अलग नागरिकता है, नहीं ना, नहीं। उत्तर प्रदेश के हम क्या हैं, तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन भारत के क्या हैं, भारत के, तो भारत के हम नागरिक हैं। भारत के क्या है, तो नागरिक हैं, ठीक है। या कोई भी, अब बिहार से है तो बिहार के क्या कहिएगा, बिहार के हम निवासी हैं, ना कि बिहार के नागरिक हैं, नहीं, बिहार के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। मतलब कि पूरे देश में जितने भी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, पूरे देश और पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। कहीं भी लोग जाएगा तो कहा क्या कहेगा कि हम भारत का नागरिक है, मतलब मेरे पास भारतीय नागरिकता है। अगर वो तेलंगाना का हो, वो नागालैंड का हो, ठीक है, या वो साउथ में हो, कहीं से भी हो, मतलब कि भारत के किसी भी कोना से हो, तो किसी विदेश में चाहे कहीं भी जाएगा तो क्या कहेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, मेरे पास कैसी नागरिकता है, तो भारतीय है। नागरिकता कैसी है, तो भारतीय है। समझ में आ गया आपको एकल नागरिकता क्या होता है और दोहरी नागरिकता क्या होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसी में अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नागरिकता के बारे में तो समझ गए, संविधान बनकर तैयार कब हुआ, इसको अब थोड़ा सा समझिए। देखिए संविधान, अब संविधान से संबंधित अगर आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं, संविधान के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, संविधान सभा के बारे में, संविधान कैसे तैयार हुआ, संविधान को बनाने में कितना समय लगा, संविधान में कितना महिला शामिल हुई थी, शुरुआत में कितने व्यक्ति शामिल हुआ था, व्यक्तियों का सिलेक्शन कैसे हुआ था, A to Z, मतलब जीरो से लेकर के जो है आपका हाई लेवल तक जितना भी क्वेश्चन बनता है, सारा क्वेश्चन का डील किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जा करके आप वो वीडियो पड़ा हुआ इसी चैनल पर, संविधान सभा करके आप उसको देख सकते हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आया है तो इसको यहाँ पर बताना हम समझ रहे हैं, अच्छा ही होगा। देखिए संविधान बनकर तैयार कब हुआ, बनकर तैयार, ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन इसी दिन लागू होना चाहिए, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो संविधान लागू पूर्ण रूप से कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, वो भी बताएंगे। देखिए संविधान जब बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया तो लोगों ने कहा कि भाई इस दिन तैयार हो गया तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, ठीक है। इस दिन जो है कुछ ना कुछ हम लोगों को अनुच्छेद को लागू कर देना चाहिए। तो संविधान को जो है आंशिक रूप से लागू
संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं, संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को कहा गया कि आंशिक रूप से लागू तो कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो इसमें अनुच्छेद को लागू कर दीजिए भी। तो अनुच्छेद 15 अनुच्छेद को जो है ना इस दिन लागू किया गया। कितने अनुच्छेद को? 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। वो कौन कौन अनुच्छेद था? तो आपका अनुच्छेद था 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, उसके बाद 324, उसके बाद 367, उसके बाद था 379, उसके बाद 380, उसके बाद 388, उसके बाद 391, उसके बाद 392, उसके बाद 393, उसके बाद 394। ठीक है, कितना देखिए आपका यहाँ पे 15 हो गया। तो 15 अनुच्छेद को जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अनुच्छेदों की संख्या कितना था? 395। ठीक है, तो 395 के सामने 15 क्या है? बहुत छोटा है, इसलिए कहा गया कि आंशिक रूप से जो है संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें आपको एक देखने को मिलेगा, अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है, यहाँ पीछे वीडियो में बताए होंगे। तो ये यहाँ पे बताया है कि नागरिकता जो है, नागरिकता का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 5 से लेकर के 11 तक आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक मिनट कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखिए 5 से लेकर 9 तक, मतलब नागरिकता संबंधित जो है अधिनियम अधिकांश कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं ना कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ठीक है, अब पूर्ण संविधान जब कहेगा कि पूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए जो है ना इसको हम बता दिए। अगर डायरेक्ट बताते तो आप लोग भी मतलब रट लेते, इसलिए सोचे हैं कि इसको थोड़ा सा हम डीपली बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए नागरिकता का बात है, नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं? तो नागरिकता देखिए 2 प्रकार के होते हैं। नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं? नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं। नागरिकता कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन नागरिकता होती है? एक देसी नागरिकता होती है, और दूसरा क्या होता है? तो विदेशी नागरिकता होती है। ठीक है, देसी मतलब वैसे लोग जिनको पूरे भारत के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर के 35 में। वैसे लोग जिनको मौलिक अधिकार 12 से 35 तक जो मतलब प्राप्त है, उसे हम क्या कहेंगे? तो देसी नागरिकता कहेंगे उनको, कि हाँ देसी नागरिक हैं वो। ठीक है, देसी नागरिक है, इसलिए उनको देसी नागरिकता के तहत मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक उनको प्राप्त है। लेकिन विदेशी को क्या होता है कि पूरे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जो 12 से लेकर के 35 तक जो मौलिक अधिकार है ये पूरा प्राप्त नहीं होता है। वैसे व्यक्ति जिनको 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता है, वैसे नागरिकता को हम कहते हैं विदेशी नागरिकता। ठीक है, अब देखिए इनको जो है कौन कौन प्राप्त नहीं होता है? अब तो कहें कि 12 से लेकर 35 तक पूरा का पता नहीं, कुछ इसमें है जो प्राप्त ये नहीं कर पाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन है? तो देखिए इसमें है 15, 16, 19, 29 और 30। यह जो है हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक चर्चा है मौलिक अधिकार का? तो 12 से लेकर 35 तक है। लेकिन 12 से लेकर के 35 तक में इतना अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी जो बच रहा है सब विदेशी को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन यह अनुच्छेद जो है विदेशी नागरिक को यह प्राप्त नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ अब यहाँ पे और जान जाइए कि जो विदेशी नागरिक होते हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन है जो निम्नलिखित में से केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है? ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार है? तो 15, 16, 19, 29, 30। भाई मौलिक अधिकार तो भारतीय नागरिक को तो सब प्राप्त होता ही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया था कि 15, 16, 19, 29, 30, इसी में जो है ना थोड़ा इधर उधर करके दे दिया था। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 जो है विदेशी को प्राप्त होता है तो नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो विदेशी नागरिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो जानेंगे देसी नागरिक को जो मिलेगा 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, उसे हम देसी नागरिकता कहेंगे। जो विदेशी नागरिक होंगे उनको पूरा मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा, 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा और सब मौलिक अधिकार प्राप्त होगा, उसे हम विदेशी नागरिकता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए विदेशी नागरिक
में भी, विदेशी नागरिक में भी 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक भी कितने प्रकार के? नागरिक, एक मिनट, विदेशी नागरिक भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं शत्रु देश के, शत्रु, एक होते हैं मित्र देश के। एक शत्रु देश के नागरिक होते हैं, एक मित्र देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। तो जो शत्रु देश के नागरिक होते हैं, हम जानते हैं कि विदेशी नागरिकों को जो है 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद प्राप्त है, मौलिक अधिकार। इसमें कौन कौन छोड़ करके? तो 15, 16, 19, 29 और 30 को जो है ना छोड़ करके बाकी सब क्या है? मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त है। लेकिन कहता है कि नहीं, विदेशी नागरिक में भी 2 तरह के विदेशी नागरिक होते हैं। एक शत्रु देश के नागरिक होंगे और एक मित्र देश के नागरिक होंगे। उनको जो है, जो शत्रु देश होंगे, शत्रु देश का मतलब समझ रहे हैं, जिससे हमारा लड़ाई हुआ है, मतलब जिससे कभी ना कभी लड़ाई हुआ हो उसे हम शत्रु देश का नागरिक कहेंगे। या जिससे कभी भी लड़ाई नहीं हुआ है, कभी भी लड़ाई नहीं हुआ है, उसे हम मित्र देश के नागरिक कहेंगे। तो जो मित्र देश के नागरिक है उन्हें अनुच्छेद 22 प्राप्त होगा, अनुच्छेद 22 प्राप्त होगा। लेकिन जो शत्रु देश को होंगे उनको अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। आप तो रट लीजिएगा कि नहीं, विदेशी जो नागरिक है उनको 15, 16, 19, 29, 30 मौलिक अधिकार को छोड़ करके बाकी सब प्राप्त है। लेकिन नहीं, शत्रु देश के भी जो नागरिक हैं ये भी तो भाई विदेशी हुए, तो इनको तो 22 प्राप्त होना चाहिए। लेकिन नहीं, शत्रु देश के नागरिक को अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो मित्र देश को होंगे उनको अनुच्छेद 22 भी प्राप्त होगा, ठीक है, केवल 15, 16, 19, 29 को छोड़ करके। तो शत्रु देश के जो होंगे उनको 15, 16, 19, 29, 30 और 22 इसको छोड़ करके जो है ना बाकी जो बचेगा उन शत्रु देश को नागरिक को भी प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो समझ गए आप लोग? तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अब अनुच्छेद नंबर 5 से शुरू करेंगे और अनुच्छेद नंबर कहाँ तक जाएंगे? तो अनुच्छेद नंबर 11 तक जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान जब लागू हुआ उसी समय जो है ना नागरिकता दिया जाएगा। तो वही कहा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखिए, इसकी कुछ शर्त हैं। क्या क्या शर्त हैं? तो उस शर्त को अगर पूरा करता है तो संविधान के प्रारंभ में, देखिए यह जो अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, उस समय के जो है ना बहुत ज़्यादा जो मतलब समस्या, बहुत कठिन समस्या थी, उसको केवल सॉल्व करने के लिए जो है ना इस सब अनुच्छेद को लागू किया गया था। कि संविधान के प्रारंभ में इसका कोई औचित्य अभिन्न, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इसका कोई औचित्य अभिन्न नहीं है। यह एग्जाम की दृष्टि से भी नहीं है, बस आपको समझना है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी जाती थी। देखिए, इसके शर्त क्या है? तो पहला शर्त है आपका, पहला शर्त क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर चाहिए नागरिकता तो पहले देखेंगे कि क्या उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है। अगर भारत में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ हो? तो भारत में हुआ हो। अब कभी कभी यहाँ इससे क्या दिक्कत हो गया कि भाई मान लीजिए कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है, भारत के हैं और विदेश में चले गए और उनका बच्चा जो है वहाँ पे जन्म ले लिया, तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगी? तो उनको भी नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अब व्यक्ति कहेगा कि मेरा तो भाई जन्म जो है भारत में नहीं हुआ है, तो हमको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इसी में जो है अनुच्छेद 5 में ही कहा गया कि उसके माता पिता का भी जन्म कहाँ हुआ हो, ठीक है। तो उसके माता पिता का भी जन्म कहाँ हुआ हो, तो माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ हो, तब भी दे दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, 2 प्रावधान, अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो उसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसको दे ही दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर शक है कि नहीं मेरा जन्म तो भारत में नहीं हुआ है तो हमको नागरिकता कैसे मिलेगी, तो कहा गया कि आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके माता पिता का जन्म, माता या पिता किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है, ठीक है, तो उनके आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा इसमें प्रावधान क्या किया गया? तीसरा प्रावधान था कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी
1950 को जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, उसके 5 साल पहले से अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से रह रहा हो, क्या कर रहा हो, रह रहा हो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है बेचारा परेशान हो गया, कहा कि ना मेरा जन्म भारत में हुआ है, ना मेरे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन जो है हम यहाँ 5 साल पहले से ही भारत में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से रह रहे हैं, ठीक है, और भारत के जो स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए, फिर भी हमको कैसे नागरिकता मिलेगी, हमको मन है हमको भारत में ही रहने के लिए। तो इसमें जो है ना अनुच्छेद 5 में जोड़ा गया कि आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर संविधान जब लागू हुआ है, ठीक है, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अगर उससे 5 साल पहले से अगर आप रह रहे हैं भारत में तो आपको भी नागरिकता दी जाएगी। किसमें कहा गया था, ये अनुच्छेद 5 में कहा गया था। 3 शर्त इसमें, अगर व्यक्ति का जन्म अगर जो है भारत में हुआ है तब वो नागरिकता दी जाएगी, या उसके माता पिता का जन्म हुआ है तब वो नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, या वो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को उससे 5 साल पहले से अगर रह रहा है, ठीक है, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। इसीलिए किसी को मतलब कि इसमें डार्क में नहीं रखा गया, सबको खुश किया गया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप भारत के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए आपको भी नागरिकता दी जाएगी। देखिए अब जो पॉइंट नंबर 3 बताया है, इसके आधार पर दिया गया किसको, तो एनी बेसेंट को दिया गया। किसको दिया गया, एनी बेसेंट को, सॉरी एक मिनट, हाँ, एनी बेसेंट को दिया गया है, मदर टेरेसा को दिया गया है। किसको, मदर टेरेसा और भी बहुत लोग जो हैं इनको जो है दिया गया है। किस आधार पर, तो जो अनुच्छेद 5 का जो पॉइंट नंबर 3 है इसके आधार पर दिया गया। क्या एनी बेसेंट का जन्म क्या भारत में हुआ था, नहीं हुआ था। क्या एनी बेसेंट के माता पिता का जन्म भारत में हुआ था या मदर टेरेसा का, तो नहीं हुआ था, ये सब विदेशी थे, लेकिन यह 5 साल पहले से ही रह रहे थे संविधान लागू होने से, और इन लोगों का योगदान जो है भारत के प्रति बहुत अच्छा योगदान था, और इनको क्या कर दिया गया, तो भारतीय नागरिकता दिया गया। तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो अनुच्छेद 5 है, ठीक है, ये किस तरह की नागरिकता देता है, तो यह अनुच्छेद जन्म के आधार पर नागरिकता देता है। कह सकते हैं ना कि अनुच्छेद जो 5 है यह जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, ठीक है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जन्म हुआ है भारत में तो आपको नागरिकता दिया जाएगा, आपके माता पिता का जन्म हुआ है तो आपके माता पिता के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये जो है ना पॉइंट एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि अनुच्छेद 5 किस आधार पर नागरिकता देता है, तो जन्म के आधार पर एक ऑप्शन में रहेगा, बी नंबर ऑप्शन। आप उसको जो है ना आराम से बिना चारों ऑप्शन पढ़े हुए बी नंबर मार के आप चले आइएगा। अब चलिए 5 नंबर देख लीजिए। अब देखते हैं हम अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे जीके आपको तैयार हो रहा है क्या, कि जो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा यह एकमात्र भारतीय महिला थी जिसको शांति के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा होगा कि एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वह है मदर टेरेसा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 6 कहता है कि आज़ादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। आज़ादी के बाद, देखिए पहले इसको लिख देते हैं, आज़ादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, कहा गया कि जब आज़ादी हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद विभाजन हो गया पाकिस्तान का, सभी लोग चले गए, लेकिन पाकिस्तान में जब लोग चले गए तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं भाई हम नहीं रहेंगे पाकिस्तान में, बहुत से लोग भाग के आने लगे। अब आप खुद बताइए
अब बिना अब उसमें जो है उसमें घुसपैठी है कि टेररिस्ट, मतलब क्या है क्या नहीं, ये किसी को पता नहीं था। मतलब अंशुमान तो भाई आपको जब विभाजन हो गया तो आप पाकिस्तान में रहिए ना, फिर भारत में क्यों आइएगा, ठीक है, आप ऐसे ही घुस जाइएगा। तो इसमें जो है ना ऐसी इस अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तानियों की संख्या बहुत अधिक जो है ना भारत में बढ़ने लगी, जनसंख्या इनक्रीज करने लगा, ठीक है। तो कहा गया कि नहीं भाई ऐसे नहीं रखा जाएगा कि आज़ादी के बाद सीधे तौर पर अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है उसको जो है ना हम नागरिकता दे देंगे, ऐसे नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को नियम लगाना चाहिए। लेकिन 1 साल के बाद जो है ना आँख खुला भारत के लोगों को, तो कहा कि इसमें क्या नियम लगाना चाहिए। तो आया समय 19 जुलाई ठीक है 1948 को एक परमिट नियम, 1 साल के बाद एक अब नियम आया। तो 1 साल के बाद कौन सा नियम, तो परमिट नियम। कहा गया कि अगर कोई भी आज़ादी के बाद अगर कोई भी डायरेक्ट अगर पाकिस्तान से अगर भारत में आता है और कहता है कि हमको जो है ना नागरिकता चाहिए, ठीक है, घूमने के व्यू से आया, चाहे ऐसे घूमते घूमते आया, चाहे हो सकता है कि बंदूक छुपा करके लाया होगा, चाहे किसी भी व्यू से आया होगा, और कहा कि नहीं हम भारत में ही रहेंगे, अब भारत में रह करके जो है ना गुंडागर्दी करेंगे और भारत के लोगों को के साथ हम क्या करेंगे, छल करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप सबसे पहले अगर आ रहे हैं तो आइए, आपका वेलकम है। लेकिन जो है ये परमिट नियम जो हम लागू कर दिए हैं, तो आप अगर आते हैं तो सबसे पहले इस परमिट नियम को आप भर लीजिएगा। अब भरने के तुरंत बाद नहीं मिल जाएगा, कुछ ही दिन जो है आप सोचिएगा कि हाँ परमिट नियम भर दिए हमको नागरिकता मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। आप परमिट नियम जैसे भर दीजिएगा उसके 6 महीना के बाद आपको नागरिकता दिया जाएगा। 6 महीना के बाद आपको नागरिकता दिया जाएगा। तब तक 6 महीने में आपका जो है ना रहन सहन, जो आपके अंदर का जो भड़ास है वो दिख जाएगा कि आप किस आधार के व्यक्ति हैं, ठीक है। इसीलिए यह परमिट नियम लाया गया था, समझ में आ गया ना। तो परमिट नियम भरने के कितने दिनों के बाद नागरिकता मिलती थी, तो 6 महीना के बाद नागरिकता मिलती थी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और कहा गया कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तब आपको परमिट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर पहले आए हैं, जब पहले आएंगे भाई लागू हुआ इस तारीख को, तो इसके बाद वाला को परमिट नियम भरना होगा। तो कहा गया कि जो पहले आया है उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाद में आया है उससे परमिट नियम के आधार पर जो है उसको भरने की ज़रूरत है। परमिट पहले भरेंगे, उसके बाद जो है ना 6 महीने के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। परमिट नियम कब आया, तो 19 जुलाई 1948 को आया। तो समझ में आ गया आपको, अनुच्छेद 6 भी आ गया। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 7, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे नागरिकों को नागरिकता, ठीक है। देखिए इसमें पहले लिख देते हैं ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो। भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे नागरिकों की नागरिकता। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें कुछ ज़्यादा ही होशियार लोग थे। अनुच्छेद जो है 7 ये कुछ ज़्यादा होशियार लोगों के लिए लगाया गया था। ये होशियार लोग कौन थे, तो जब देश का आज़ादी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 को। आज़ादी से बहुत पहले ही, कुछ दिन पहले बहुत से लोग जो है सोचे कि अब जो है ना भारत का बंटवारा हो करके रहेगा, भारत में जो है ना मार काट बहुत ज़्यादा होगा, इससे बढ़िया है कि हम लोग पहले ही कहाँ चलते हैं, तब पाकिस्तान में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान 2 भागों में था, एक पाकिस्तान जो अभी का है उसे पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, और एक है पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश एक अलग देश बना हुआ है, ठीक है। तो जिसको जहाँ अच्छा लगा, कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। ये लोग होशियार थे, ठीक है, आज़ादी से पहले ही। लेकिन जब देश का आज़ादी 15 अगस्त 1947 को जैसे देश का आज़ादी हुआ, ठीक है, जब पाकिस्तानियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया वहाँ पे, तो ये लोग जो है ना सोचने लगे कि अरे भाई हम लोग तो बड़ा गलती कर दिए हैं भाई, ये तो पहले आकर के हम लोग को चाह रहा था कहाँ रहने के लिए, तो हम लोग को भारत में ही रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग बहुत गलत जगह हम लोग फंस गए हैं। अभी लोग का जो है ना टेंशन पकड़ लिया, ठीक है। तो ये लोग गुहार लगाया भारत सरकार से। भारत सरकार कहा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए महाराज, अनुच्छेद 7 में हम लिखे हुए हैं, आप लोग देखे नहीं है बढ़िया से, ठीक है। देखिए उसमें क्या लिखा है, तो लिखा हुआ है कि भारत से पाकिस्तान गए
तथा पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि आप अगर पहले ही चले गए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आइए और आपको जो है ना नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार कुछ इसमें नियम लगाया, कहा कि देखिए ऐसे अगर आइएगा तो सबको हम नहीं दे देंगे ना। तो भारत सरकार का कहना था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति गया है उस नागरिकों की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद जो गया है, 1 मार्च 1947 के बाद जो गया है पाकिस्तान या बांग्लादेश में, ठीक है, वह अगर आता है, कहाँ आता है, भारत में आता है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब तो वहाँ के लोग जो है बांग्लादेश का पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग क्या हो गए, खुश हो गए, बहुत अधिक खुश हो गए भारत सरकार, क्योंकि बस इतना ही पढ़े थे। ठीक है, कि 1 मार्च 1947 के बाद जो गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके आगे नहीं पढ़े थे। तो इसमें भारत सरकार कहा कि बेवकूफ़ हो तुम लोग, उसमें देखो और क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति गए हैं पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, वो अगर आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले भारत में और 6 महीना तक रुकना होगा। ठीक है, मतलब क्या कराना होगा, तो रजिस्ट्रेशन कराइए आप पहले, उसके 6 महीने के बाद आपको जो है ना, आपको क्या दिया जाएगा, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, देखिए ये भी मतलब भाग 6 की तरह ही लगभग थोड़ा बहुत तो चलता है। उसमें परमिट नियम था, इसमें क्या है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन, मतलब अब चले गए हैं, बहुत तेज़ बने थे आप। ठीक है, अब फिर अब जो है वहाँ से लात जब खाने लगे, आपको जब बेकार लगा तब सोच रहे हैं कि नहीं भारत ही मेरे लिए अच्छा है, तो आइए, कोई बात नहीं, एकदम भारत जो है ना आपको वेलकम करता है, लेकिन आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद 6 महीना भारत में रुकिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका 7 भी समझ में आ गया। अब देखते हैं 8 नंबर अनुच्छेद। देखिए इसका कोई औचित्य नहीं है, पहले बता दिए कि 5, 6, 7 ये सब जो है ना कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, उस समय के जो है ना माहौल इतना क्रिटिकल माहौल था, उस समय के माहौल को शांत करने के लिए सब नियम लगाया गया था। अब देखिए, अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है, तो अनुच्छेद नंबर 8 कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो। ठीक है, मतलब भारत के बाहर रह रहा बच्चा को नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो, यदि उसके माता पिता क्या हो, तो भारतीय हो। मतलब कोई अगर बच्चा है भारत के बाहर अगर रह रहा है, कोई बच्चा मतलब पढ़ने के व्यू से रहा है, चाहे किसी भी व्यू से अगर बाहर रह रहा हो, अब वो बेचारा सोचे कि भाई हमको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 में लिखा गया है कि बाबू आप टेंशन मत लीजिए, आपको भी नागरिकता मिलेगी। कैसे मिलेगी साहब, तो आपको नागरिकता मिलेगी आपके माता पिता के जन्म के आधार पर। अगर आपके माता पिता का जन्म जो है, ठीक है, अगर भारत में हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, या आपके माता पिता भारतीय हैं तो आपको जो है ना आपको नागरिकता दी जाएगी। बस आपके माता पिता क्या हो, भारतीय होना चाहिए, बस इसलिए टेंशन आप मत लीजिए। अब देखिए, तो 8 भी समझ में आ गया। और 9 क्या कहता है, तो 9 देखते हैं। अरे अब देखिए अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि अगर विदेश के नागरिकता ले लेते हैं ना बाबू, अब बहुत होशियार है, आप चले गए हैं विदेश कमाने के लिए, अब विदेश की नागरिकता आप ले लिए, अगर विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता आपकी क्या कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब दूसरे देश का अगर नागरिकता ले लिए, ठीक है, तो आपको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। मतलब सटला ओने तेने से गईला, दूसरा देश के नागरिकता अगर ले लेला तो भारत का नागरिकता गए। ठीक है, तो समझ में आ गया 9 नंबर। तो 9 अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर विदेशी नागरिकता अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपका स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9, 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पर ध्यान लगा करके आप देखिएगा।
10 नंबर क्या कहता है कि नागरिकता कायम रहेगी। आपकी नागरिकता जो है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उस समय लोग जो है ना टेंशन ले रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई पता ना मेरा नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारा नागरिकता बचेगी कि नहीं बचेगी। तो जो है ना भारत सरकार जो संविधान भाई लिखा, बहुत अच्छा से लिखा हमारा संविधान सभा के लोगों ने कहा अनुच्छेद 10 के तहत कि आपकी जो है नागरिकता कायम रहेगी। नागरिकता क्या रहेगी? तो कायम रहेगी। कायम मतलब सुरक्षित रहेगी, कायम रहेगी, ठीक है, कायम रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि आप कोई अन्यथा काम ना करें, कोई अन्यथा काम न करेंगे। जैसे देश विरोधी अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता थोड़ा ना रहेगी, आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका नागरिकता में कोई जो है आँच आने वाला नहीं है। तो समझ में आ गया ना। नागरिकता क्या 10 अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर विदेशी नागरिकता ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता कायम रहेगी यदि आप कोई अन्यथा काम नहीं करते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे VVI, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, वो है अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि नागरिकता का कानून जो है ना कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। नागरिकता का कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। नागरिकता पर कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर संसद आया, तो भाई संसद है क्या भाई? थोड़ा सा संसद को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? अरे यार, संसद में कौन कौन आता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और उसके बाद राष्ट्रपति। ये तीनों को मिला करके जो है क्या कहलाता है? तो संसद कहलाता है, ठीक है। अगर कोई नागरिकता पर कानून बना रहे हैं तो लोकसभा में जाएगी वो कानून, लोकसभा पारित करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा उसको पारित करेगा मतलब पास करेगा, उसके बाद फाइनली कहाँ पे जाएगा? तो राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा। राष्ट्रपति बोले कि ठीक है तो ठीक है, और नहीं ठीक है तो ख़त्म, वो कानून नहीं बनेगी, ठीक है। तो मेन कौन है? तो राष्ट्रपति है। देखा जाए तो सब तो मैंने है। अगर लोकसभा पास नहीं करेगा तो राज्यसभा में नहीं जाएगा, अगर राज्यसभा पास नहीं करेगा तो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए नागरिकता जब संबंधित जो प्रावधान है 21 मंत्रालय का अधीन आता है, तो इसको याद रखिएगा, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो है अगर नागरिकता का कोई कानून बनाना होगा तो उससे संबंधित किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय। तो सबसे पहले गृह मंत्रालय उस कानून को क्या करेगी? लोकसभा में पेश करेगी, फिर राज्यसभा में पेश होगी, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी। तो समझ में आ गया। नागरिकता जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया ना। तो नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को देखते हुए अनुच्छेद 11 को देखते हुए सबसे पहले नागरिकता पर कानून पहली बार कब बना? ठीक है। तो नागरिकता पर सबसे पहली बार कानून जो बना है वो बना है 1955 में। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। तो आप लोगों को क्या बताएं कि नागरिकता पर कानून पहली बार कब आया? तो 1955 में आया। नागरिकता पर कानून कब आया? 1955 में आया, जिसे हम क्या कहते हैं? नागरिकता अधिनियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नागरिकता अधिनियम कहते हैं। नागरिकता अधिनियम कहते हैं। इसको याद रखिएगा। कहेगा कि नागरिकता अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया। और ये जब अधिनियम आया, इस कानून में क्या कहा गया? तो कहा गया कि किसी भी नागरिक को अगर नागरिकता प्राप्त करना है, किसी भी नागरिक को अगर नागरिकता प्राप्त करना है तो 5 विधि से प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के 5 विधि इसमें दिया गया। प्राप्त करने की कितनी विधि? तो 5 विधि बताया गया। किसके तहत? तो 1955 का जो नागरिकता अधिनियम आया था उसके तहत कहा गया
कि अगर आप नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तब 5 तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरह से जो है ना अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। तब 5 तरह से समाप्त प्राप्त करने का कौन कौन था? तो एक था कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। 2 में था वंश के आधार पर, क्या था? वंश के आधार पर। 3 में था आपका पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। उसके बाद 4 में क्या था? तो 4 में था देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। और 5 में क्या था? तो भूमि विस्तार के आधार पर। क्या था? तो भूमि विस्तार, भूमि विस्तार के आधार पर। इसमें इस अधिनियम में जो 1955 में जो अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि आप 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर जन्म आपका हुआ है तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर। और समाप्त कितने तरीके से कर सकते हैं? तो समाप्त जो है, समाप्त 3 तरह से कर सकते हैं। एक में है बर्खास्त किए जाने पर, एक में बर्खास्त किए जाने पर, बर्खास्त किए जाने पर। और 2 में है, 2 में क्या है? तो वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर। और 3 नंबर में क्या है? तो परित्याग द्वारा, ठीक है। किस द्वारा? परित्याग द्वारा। अब देखिए, यह जो अधिनियम तो आने का तो आ गया, लेकिन इसमें जो है ना बहुत सारा खामियां था। इस अधिनियम में 1955 का जो अधिनियम आया, इसमें बहुत सारा जो है ना खामियां था। और इस खामियों को दूर करने के लिए पहली बार जो है ना संशोधन 1955 के नागरिकता अधिनियम में, जो कब किया गया पहली बार संशोधन? तो पहली बार, यहाँ पे लिख देते हैं, पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1986 में किया गया। उसके बाद कब किया गया? 1992 में किया गया। उसके बाद 2003 में किया गया। उसके बाद 2005 में किया गया। उसके बाद 2015 में किया गया। और उसके बाद 2019 में किया गया। याद रखिएगा, ये सब पूछेगा कि पहली बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब किया गया? तो 1986 में किया गया, ठीक है। कितना बार किया गया है, कब कब किया गया? तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। इस चीज़ को ज़रूर आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता था, ठीक है। इसमें क्या कमियां था, वंश के आधार पर क्या था, तो थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जन्म के आधार पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यह सबसे बेकार कानून था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि किसी भी देश की महिला अगर अपने बच्चे को जन्म भारत में देती है, अपने बच्चे का जन्म कहाँ देती है? भारत में देती है, तो उसे, उस बच्चा को भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, कहा गया कि कोई भी महिला अगर आकर के भारत में अगर जन्म देती है, ठीक है, तो उसको जो है ना, उस बच्चा को नागरिकता मिलेगी। ये कौन सा बात हुआ भाई? कोई भी महिला, वो विदेश का भी महिला अगर आकर के अगर बच्चा का जन्म देती है कहाँ पे? वो अगर भारत में, तो उस बच्चा को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये कोई बात हुआ? अब पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज करने लगे। पाकिस्तानी क्या करते थे, वहाँ के औरत को जो है ना प्रेग्नेंट कर देते थे और भारत में छोड़ देते थे कि जाओ आराम से उधर घूमना, और वहाँ बच्चा का जन्म दे देना। बच्चा का जब जन्म वहाँ पे हो जाएगा तो भारत की तो नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब जो है इसमें बहुत कुछ, मतलब कुछ दिनों के बाद जो है ना भारतीय जो थे उनको वहाँ खोला, अरे भाई बहुत इसमें जो है दिक्कत हो रही है। कोई आदमी आया कि हाँ चलते हैं, हम ताजमहल घूमने चलते हैं, ठीक है, हम लोटस टेम्पल घूमने जा रहे हैं, हम जो है आगरा का लाल किला देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब घूमने के बहाने से आया और प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ पर के बच्चे को जन्म दे दी, ठीक है, तब उसको क्या मिलेगा? तो भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अब ये जब भारत सरकार के जब आँख खुली तो 1986 में जो है पहली बार क्या किया? तो 1986 में पहली बार आपका संशोधन किया कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। अगर इसमें सुधार क्या किया गया? कहा गया कि अगर वो बच्चा होता है यहाँ पे तो उनके माता या पिता, ठीक है, माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय हो, वैलिड तरीक़ा से भारतीय हो, ये ना कि हम पढ़ाई के व्यू से आए हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग में पहले ही चल रहा था कि हाँ हमको वहाँ पे शादी करना है और आए पढ़ाई के व्यू से यहाँ पे शादी कर लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप आए लाल किला देखने के व्यू से यहाँ पे शादी कर लिए, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो
कोई भी माता पिता उस बच्चा के वैलिड तरह से वो भारतीय हो, तभी जो है ना उसको क्या मिलेगा, भारत के नागरिकता मिलेगा। ठीक है। और दूसरा क्या था देखिए, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर ये क्या था, तो इसमें कहा गया देखिए हम सब का, चाहे हमारे माता पिता चाहे हमारे दादा परदादा, जिनका भी नागरिकता अगर मिला है, ठीक है, तो उस किसके आधार पर मिला है, तो वंश के आधार पर ही मिला है। ठीक है। इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि कोई बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है, ठीक है, विदेश में अगर जन्म लेता है उसको नागरिकता भाई कैसे मिलेगी, तो कहा गया कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, ठीक है, भारत में, मतलब वो भारतीय हो, तो उसको जो है ना भारत की नागरिकता मिल जाएगी, माता पिता। लेकिन शुरुआत में जो है केवल इसमें किसका दिया गया था महत्व, तो बाप का महत्व दिया गया था। कहा गया कि नहीं, वंश के आधार पर नागरिकता, अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है ना, उसको जो है अगर उसका बाप भारतीय हो तभी उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसका माता अगर भारतीय हो, माँ भारतीय हो, तो उसको, सॉरी, माता से मतलब नहीं है, केवल बाप से मतलब है, बाप भारतीय होना चाहिए। ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे आपको एग्जांपल एक दे रहे हैं, सानिया मिर्ज़ा का शादी कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नागरिकता वो नहीं ली है। ठीक है। अब उसका जो बच्चा होगा, उसके बच्चा का नागरिकता, वो तो कहेगी ना भाई मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा का नागरिकता जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। तो बाद में इसमें आंदोलन हुआ, और आंदोलन हुआ तो इसमें जो है ना कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर में बच्चे हैं, ठीक है, अगर बाहर में बच्चे पैदा ले रहे हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा वंश के आधार पर, उनके माता या पिता कोई भी क्या हो, भारतीय हो। ठीक है। तो उनको क्या दिया जाएगा, तो भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए पंजीकरण के आधार पर क्या था, तो पंजीकरण के आधार पर कहा गया है कि अगर कोई घूमने के लिए विदेशी आया और उसको भारत अच्छा लगने लगा और वो सोचता है कि नागरिकता लेने के लिए, तो उसको 7 वर्ष पहले से उसको मतलब अपने दिखाना होगा कि हाँ हम 7 वर्ष पहले से हैं, तो फॉर्म भर के वो ले सकता है। ठीक है। मतलब कहा गया पंजीकरण के आधार पर कि देखिए भाई साहब, अगर आप 7 साल पहले से रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको वंश पंजीकरण के आधार पर आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पे आप पंजीकरण अपना दर्ज कराइए, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगी नागरिकता। देखिए ये शुरुआत में कितना महीने का प्रावधान था, 1955 में जब अधिनियम आया था, मात्र 5 महीने का। कहा जाता था कि 5 महीने पहले से आए हैं, रह रहे हैं, तो आपको पंजीकरण के जो है ना आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। बाद में जो है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद कितना किया गया, तो 7 साल किया गया। देखिए हमेशा लेटेस्ट याद रखना चाहिए। तो आपसे कहेगा कि पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, कितना साल जो है पुराना आदमी को नागरिकता दिया जाता था, तो 7 साल। अब 1955 में पूछेगा कि कितना दिनों के जो बनाया गया था, इसमें कितना दिन रहना पड़ता था, तो 5 महीना। ठीक है। लेकिन लेटेस्ट वाला ही याद किया जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। देशीकरण क्या है कि मान लीजिए कि भारत में आए हैं और आप किसी न किसी जो है शादी कर लेते हैं, ठीक है, ना शादी, सॉरी, आप भारत में आए और आप किसी से ना शादी किए हैं ना नौकरी करते हैं, तो नागरिकता लेने के लिए आप कैसे भाई लेंगे। तो कहा गया कि भाई हम ना शादी किए हैं और ना यहाँ पे नौकरी करते हैं, लेकिन अगर नागरिकता लेना है तो नागरिकता कैसे लेंगे। तो कहा गया कि आपका अगर योगदान कला के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, ठीक है, भारतीय राजभाषा जो 22 है, ये 22 राजभाषा के अगर आप जानकार हैं किसी एक भाषा का, तो आपको जो है ना अच्छा से देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। और ये भी इसमें कहा गया, लेकिन 10 साल रहना पड़ेगा आपको। कितना साल रहना पड़ेगा, 10 साल रहना पड़ेगा। अगर आप किसी से शादी नहीं किए हैं और यहाँ पे नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है, आप जो है कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान है, आप जानते हैं राजभाषा का किसी एक भाषा, जो राजभाषा कितने हैं, 22, 8वां अनुसूची में रखा गया है, अच्छा ज्ञाता है किसी एक भाषा का, ठीक है, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद भूमि विस्तार क्या है। अब देखिए भूमि विस्तार के तहत कैसे नागरिकता, तो भूमि विस्तार में अगर आप किसी राज्य को, जैसे मान लीजिए सपोज बगल में श्रीलंका है, अब श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका को हम अपने भारत में मिला लेते हैं, तो क्या भारत के लोगों को नागरिकता नहीं दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। मतलब यहाँ लिखा है ना भूमि विस्तार, मतलब भारत की भूमि को क्या कर दिए और विस्तार कर दिए हम, और किसी को ला करके हम मिला दिए हैं, तो उसको भी देना पड़ेगा। जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 16 मई 1975 को जो है ना 22वां राज्य की इसको दर्जा दिया गया। तो बताइए क्या सिक्किम के लोगों के साथ कोई हम लोग भेदभाव करते हैं, नहीं ना करते हैं। वहाँ के लोगों की नागरिकता है कि नहीं है, भारत की वही नागरिकता है। जैसे हम लोग को कोई मौलिक अधिकार प्राप्त है, वैसे ही सिक्किम के लोगों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आप समझ गए। अब देखिए समाप्त कैसे करेंगे, तो बर्खास्त किए जाने पर, जैसे आप अगर देश विरोधी अगर काम करते हैं या देश विरोधी अगर बात करते हैं, तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब आपकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखिए वंचित किए जाने पर, मतलब गलत तरीके से अगर आप नागरिकता ले लिए हैं, ठीक है,
आप मतलब इनवैलिड तरीक़ा से, गलत तरीक़ा से आप नागरिकता ले लिए हैं, तब भी आपको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। परित्याग मतलब क्या हुआ, ठीक है, दूसरे देश की अगर नागरिकता आप ले लेते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको परित्याग कर दिया जाएगा कि आप उधर सटे हैं तो इधर से आप गए, आपको परित्याग किया जाता है कि आप जाइए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, हमको पूरा विश्वास है। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देखिए और इसको नोट्स बनाइए एक अच्छा सा। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग एक नोट्स बना करके एक प्रॉपर तरीक़ा से पढ़िए, और हम कोशिश करेंगे किसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो। अगर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जब सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में जो है ना बेल आइकन, उसको भी आप दबा दें, ताकि आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।